Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, like, share and subscribe. स्टूडेंट्स आज हम CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का 2020 का सेट 1 सेक्शन बी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 21st क्वेश्चन था इसमें, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP 1284 माइनस 84। ये AP गिवन थी हमको और हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना था, 11th टर्म फाइंड आउट करनी है एंड से, फ्रॉम द लास्ट से 11th टर्म कौन सी होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं इसको AP को। अब देखो यहाँ पर 1284 डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ना। तो हमको ये देखना है कि इससे पहले वाली टर्म कौन सी होगी। तो ये -84 है, तो इससे जस्ट पहले जो टर्म होगी वो 80 होगी, -80। तो जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो ऐसे लिख लेंगे हम, -84 -80 एंड 12। अब हमको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। तो सेकेंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म माइनस करी तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। अब क्या करना है, हमने फर्स्ट टर्म हमको -84 गिवन है, कॉमन डिफरेंस 4 गिवन है, तो हम 11th टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, nth टर्म an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 11th टर्म निकालनी है तो n की जगह 11 रख दिया, 11 माइनस 1 इंटू डी, और फर्स्ट टर्म कितनी थी, -84। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ रहा है माइनस का 44। इसी का सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें था हमारे पास 1 + 5 + 9 13 प्लस x इक्वल्स टू 1326। इनका सम 1326 आ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन में ना तो हमको ये पता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स है और ना ही हमको ये पता है कि nth टर्म कौन सी है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमको कंडीशंस फाइंड आउट करनी पड़ती है, कंडीशंस बनानी पड़ती है, रिलेशन सेटअप करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमको क्योंकि nth टर्म पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि फर्स्ट टर्म कौन सी है, कॉमन डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं, 5 - 1 4 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं। nth टर्म हमारे पास x है, x की टर्म्स में है nth टर्म, तो हमने nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ किया, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म an इज x इक्वल्स टू 1 प्लस फर्स्ट टर्म इज़ 1, n की जगह n ही रहने दिया, n माइनस 1 इंटू डी हमने निकाला था 5 - 1 4। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4n - 3, है ना। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4n 4, और इसको सॉल्व करेंगे 4n - 4 - 1 3, तो माइनस का 3, तो x इक्वल्स टू 4n - 3। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखो इन सब का सम 1326 आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म हमको गिवन है, लास्ट टर्म हमको गिवन है और सम हमको गिवन है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है SN इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम एक रिलेशन यहाँ से भी सेटअप कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1326, सम of n terms is 1326 equals to n/2 first term plus last term। first term is 1 and last term is x। x की जगह ये वाली वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं जो हमने फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम किया था। तो यहाँ पर x की जगह हम फर्स्ट इक्वेशन में जो वैल्यू थी x की 4n - 3 वो सब्सटीट्यूट कर देंगे x की जगह पर। तो ऐसा हो जाएगा 1 + 4n - 3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको सॉल्व किया, 4n - 2 हो जाएगा, 4n - 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेकर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचा हमारे पास 2n - 1। 2n - 1 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, 1326 इक्वल्स टू 2n² - n। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, और उससे हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं। एक तो वैल्यूज़ आ रही है 26 और एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो नेगेटिव वैल्यू हम कैंसिल आउट कर लेंगे, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास नेगेटिव नहीं होती। अब ये जो n की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 1 में अगर सब्सटीट्यूट करेंगे, n की जगह पर 26 रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में x ही फाइंड आउट करना था। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में x की जगह n की जगह 26 सब्सटीट्यूट कर दिया था। 4 × 26 - 3 दैट इज़ 101। तो ये आंसर आ गया मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 में हमको फिगर गिवन है, इसमें लिखा है कि ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ए ओ सी इज़ अ डायमीटर एंड ए टी इज़ अ टेंजेंट एट ए। प्रूव करना है हमको बी ए टी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। बी ए टी ये वाला एंगल हमको ए सी बी के बराबर, इसके बराबर सब प्रूव करना है। तो हमने क्या एज्यूम किया कि इस एंगल को हमने एक्स एज्यूम कर लिया। लेट बी ए टी, लेट एंगल बी ए टी विल बी एक्स। तो अगर ये एंगल एक्स है तो एंगल सी ए टी, तो हमको पता है एंगल सी ए टी कितना आएगा, 90 डिग्री होता है, क्योंकि ओ ए एक रेडियस है और ये टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो अगर हमको ये एंगल 90 गिवन है और ये वाला एंगल हमने x एज्यूम कर लिया, तो क्या हम एंगल बी ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो बी ए सी या सी ए बी हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो हम यही कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एंगल सी ए बी कैलकुलेट कर लिया। सी ए बी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो सी ए बी की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस एक्स। तो 90 माइनस एक्स हमारे पास इस एंगल की वैल्यू आ गई। अब हमने ट्राइंगल लिया ए बी सी ट्राइंगल में बी 90 डिग्री होगा। ये वाली वैल्यू हमको मालूम है 90 माइनस एक्स। बी 90 क्यों होएगा, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल है। तो इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमने तीनों एंगल्स को ऐड किया, एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सी ए बी की वैल्यू 90 माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर दी। एंगल ए बी सी 90 डिग्री था, 90 सब्सटीट्यूट कर दिया। ए सी बी फाइंड आउट करना है, तो इसको ऐसे लिख दिया ए सी बी। अब 90 प्लस 90 इज़ 180, और 180 और माइनस एक्स को इधर इस साइड भेज देंगे इक्वल साइन के इस तरफ। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 180, 90 प्लस 90 180 होएगा, इधर आकर माइनस आ जाएगा, माइनस 180 एंड प्लस एक्स। तो ए सी बी की वैल्यू आ गई एक्स। तो हमको यही प्रूव करना था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। इसको हमने x माना था और ये भी हमने प्रूव कर दिया कि ये भी, इसकी वैल्यू भी x आ रही है। देयरफॉर वी कैन से दैट बी ए टी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 था, टेन थीटा की वैल्यू गिवन थी 3/4 और हमको फाइंड आउट करनी थी वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा हमको मालूम है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो हमने सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सो sec square theta is 1 plus tan square theta, therefore sec square theta is equals to 1 plus 9/16। ठीक है, tan square theta की वैल्यू हम 9/16 यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 25/16। कॉस एंड सेक रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 16/25 आ जाएगी। ठीक है, और हमने क्या करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमको ये गिवन था क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 16/25, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 16/25। तो इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ रही थी 9/14। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका जो और पार्ट वाला और ऑप्शन था उसमें टेन थीटा की वैल्यू हमको √3 गिवन है और हमको 2 सेक थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना था। सेम वही वाले आइडेंटिटी हम इसमें यूज़ करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करके यहाँ से निकाल ली, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू हमको गिवन, टेन थीटा की वैल्यू हमको गिवन है √3, तो टेन स्क्वायर थीटा इज़ 3, तो 1 प्लस 3 4, तो सेक स्क्वायर थीटा इज़ 4, देयरफॉर सेक थीटा इज़ 2। सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देनी है। हमने इसको 2 सेक थीटा अपॉन, इसकी जगह पर हमने सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो सेक थीटा कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 कैंसिल होकर 1, तो इसका आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हमको गिवन है that student of a class 12 presented a gift to their school in the form of an electric lamp in the shape of a glass hemispherical base surmounted by a metallic cylinder. Top of a
same radius 21 and height 3.5 centimeter. The top was silver coated and the glass surface was painted red. And we have to, in the first part you have to find out the cost of silver coating at the top at a rate of rupees 5 per 100 meters centimeter square. तो एक्चुअल में देखो क्वेश्चन में ये था हमको कि एक सिलेंड्रिकल ग्लास है और उसके ऊपर एक सरमाउंट मीन्स उसके ऊपर एक सिलेंडर मेटेलिक सिलेंडर रख दिया और ऐसे लैंप की शेप है, इस टाइप की लैंप की शेप है. इसमें हमको जो सिलेंड्रिकल टॉप है उसका रेडियस और स्फेयर का रेडियस जो हेमिस्फेयर है उसका रेडियस सेम दे रखा है 21 और जो सिलेंडर है उसकी हाइट दे रखी है 3.5. तो हमको फर्स्ट पार्ट में बताना है कि अगर हम सिल्वर कोटिंग करें इसका टॉप मेटेलिक पार्ट का तो वो सिलेंड्रिकल शेप में है, तो उसको अगर हमने सिल्वर कोटिंग करना है तो कितना कॉस्ट आएगी उसकी. सिल्वर कोटिंग हमको किसको करना है, केवल जो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया. तो हमने सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला विच इज़ 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, वैल्यू रखी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमको क्योंकि कॉस्ट निकालनी है तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है उसकी कॉस्ट से. कॉस्ट है 5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट मीन्स दैट पर 100 सेंटीमीटर्स की कॉस्ट 5 रुपीज़ है. तो हमने 5 को 100 से डिवाइड किया और 462 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई 23.10. सेकेंड क्वेश्चन जो था उसमें है सेकेंड पार्ट था इसका, व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ अ ग्लास टू पेंटेड रेड. हमको अगर ग्लास को पेंट करना है रेड कलर से तो हमको कितना क्या एरिया होगा उसका. तो देखो जब हमने सरमाउंट किया इसके हेमिस्फेरिकल बेस के ग्लास बेस के ऊपर हमने सिलेंडर को रख दिया, तो ये वाला जो पोर्शन है जो यहाँ पर शेडेड रीजन से दिखा रखा है ये रीजन हाइड हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा किससे, सिलेंडर से. ये हमको दिखेगा नहीं. हमको विजिबल पार्ट कौन सा होएगा, केवल ये वाला स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल वाला. तो इस हेमिस्फेयर का हमको एरिया फाइंड आउट करना है. तो हेमिस्फेयर का एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर. जिससे एरिया आ गया इसका 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज़ एंड 53 मंडेज़. हमको ये फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी कि अगर हम लीप ईयर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 53 संडे आएँ और 53 मंडे भी आएँ. तो हमको क्या करना है, लीप ईयर में सबसे पहले हमने लीप ईयर को हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसमें वीक्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वीक्स. तो हमने 366 को डिवाइड कर दिया 7 से, तो रिमाइंडर 2 बच रहा है. 52 कंप्लीट वीक्स आएंगे, ये कंप्लीट वीक्स है 52 कंप्लीट वीक्स और ये 2 डेज़ बचे. हमको ये आइडेंटिफाई करना है, हमको ये पता लगाना है कि ये जो 2 दिन है इसमें संडे मंडे संडे भी 50 मतलब 52 वीक्स तो हमारे पास कंप्लीट हैं ही. उसमें 52 संडेज़ होंगे, 52 मंडे, हर एक डे 52 टाइम्स आएगा. बाकी ये जो 2 दिन बच रहे हैं इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर 52 तो है ही, 52 में 1 संडे ऐड कर देंगे तो 53 संडे हो जाएगा. और 52 में अगर 1 ऐड करेंगे, 52 मंडेज़ में अगर 1 ऐड करेंगे तो 53 मंडे भी हो जाएगा. मतलब हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये 2 दिन संडे मंडे होने चाहिए, मतलब एक दिन संडे एक दिन मंडे, तभी 53 संडे होंगे तभी 53 मंडे होंगे. तो हमने क्या किया, ये जो 2 दिन आ रहे हैं बच रहे हैं एक्स्ट्रा, इसको हमने पॉसिबल वो लिख लिया कि कौन कौन से डेज़ हो सकते हैं ऐसे. तो हमने संडे मंडे से स्टार्ट कर दिया. से पहला संडे था तो दूसरा दिन मंडे होगा, पहला मंडे है तो दूसरा ट्यूसडे होगा, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे. तो हमने देखा कि ऐसा तो एक ही बार हो रहा है कि संडे मंडे आए, संडे आए मंडे आए, एक ही बार ऐसा हो रहा है 7 डेज 7 चांसेस में से 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसमें से एक ही बार ऐसा हो रहा है कि संडे मंडे आ जाए. तो प्रॉबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 1/7, 53 संडे और 53 मंडेज़ की प्रॉबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 में हमको गिवन है कि वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5. हमको मीन 7.5 गिवन है और हमको पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसमें हमको टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी. टेबल हमको गिवन थी, हमको क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी गिवन था, हमको एक्स और एफ एक्स फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले देखो एक्स कैसे निकालेंगे. एक्स होते हैं मिड वैल्यूज़,
क्लास इंटरवल को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मिड वैल्यूज़ आती हैं। तो 2 + 4 अपॉन 2, 2 + 4 इज़ 6, 6 अपॉन 2 इज़ 3, 4 + 6 अपॉन 2, 4 + 6 इज़ 10, 10 अपॉन 2 5, है ना। लेकिन हमको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर केवल ये देख लेंगे कि डिफरेंस कितने का है। हर एक क्लास में 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमने पहला निकाल लिया 3, और 3 में ये कॉमन डिफरेंस जितना भी है सब में डिफरेंस सेम ही है, 2 का ही डिफरेंस है। तो जितना का डिफरेंस है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में वही ऐड कर देंगे। 3 में ऐड किया 2, 5 आ गया, 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में 2 ऐड किया 9, 9 में 2 ऐड किया 11, 11 में 2 ऐड किया 13। तो हमारे पास x वाली वैल्यूज़ आ गई। अब ये x की वैल्यूज़ को f से मल्टीप्लाई करेंगे, f इंटू एक्स, एफ एक्स निकालेंगे, f इंटू एक्स 6 3 18, 8 5 40, 105, 9 इंटू p इज़ 9p एंड सो ऑन। इसको हमने ऐड किया तो इसको ऐड करके 303 + 9p आ रहा है। इनको ऐड करेंगे तो 41 + p आएगा। ठीक है, ये ध्यान रहे कि हम यहाँ पर p जो है ये वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो इसको इसमें ऐड मत कर देना। यहाँ पर 41 + p आएगा। ये पहले नंबर्स को ऐड कर देंगे और उन नंबर्स को ऐड किया तो 41 आया और प्लस p। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करना है, 9p को इनमें ऐड नहीं करना है, ये वाले नंबर्स को पहले ऐड कर देंगे। 303 आया प्लस 9p अलग से लिख दिया। अब हमने मीन का फॉर्मूला लगाया। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो मीन हमको दे रखा है 7.5, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 303 + 9p अपॉन 41 + p, और इसको सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके p की वैल्यू, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं जैसे p की वैल्यू निकाल लेंगे, p की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।